नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं मोहित रावत। साथियों आज से हम उत्तराखंड जी के स्पेशल हिंदी एमसीक्यू की एक सीरीज चलाएंगे, जिस सीरीज का नाम होगा 10 का दम सीरीज। यानी इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चनों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कहने के लिए तो 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 100 प्लस क्वेश्चन क्या होंगे यहाँ पे सॉल्व होंगे। साथियों आपने लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताने हैं, क्योंकि ये लाइव सीरीज नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए हम लाइव नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस सीरीज को लाइव भी करेंगे। फिलहाल ये रिकॉर्डेड क्लास है। साथियों आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आपने इन 10 क्वेश्चनों में से कितने आंसर गेन किए हैं। अगर आप 7 प्लस या 8 प्लस करते हैं तो आपकी जो एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आपने लास्ट में क्या बताना है, इसका आंसर बताने हैं कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने नंबर गेन किए हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में निम्न में से किसे चयनित किया गया था। तो ऑप्शन है जैसे यहाँ पे आपके पास हर्षवर्धन बहुगुणा, हरीश चंद्र रावत, मोहन सिंह गुंजियाल, चंद्रशेखर पांडे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी हर्षवर्धन बहुगुणा जी। दोस्तों हर्षवर्धन बहुगुणा जी की बात करेंगे तो ये देहरादून से बिलोंग करते हैं। यानी क्या करते हैं, देहरादून से बिलोंग करते हैं। साथियों आपको देहरादून से और नाम ध्यान रखने हैं, जैसे और जो खिलाड़ी वगैरह हैं जो क्या है देहरादून से बिलोंग करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे साथियों, एक है अभिनव बिंद्रा। आप सब जानते हैं अभिनव बिंद्रा जी। तो अभिनव बिंद्रा जी की बात करेंगे, ये देहरादून से हैं। साथियों अभिनव बिंद्रा के बारे में आप सब जानते होंगे कि इन्होंने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, यहाँ पे जो 100 मीटर जो शूटिंग हुई थी, शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें क्या किया था उन्होंने, गोल्ड मेडल जीता था। यानी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी अभिनव बिंद्रा ही थे। तो आपको ध्यान रखना है, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा बात करेंगे साथियों, अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे तो 2002 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और 2000 में इन्हें यानी वर्ष 2000 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो अभिनव बिंद्रा से आपको यहां ये क्लियर हो गया होगा। साथियों देहरादून से आप एक नाम और ध्यान रख सकते हो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है राम बहादुर छेत्री। यहां पे लिख देता मैं राम बहादुर छेत्री। आप समझ के होंगे राम बहादुर छेत्री। अगर हम राम बहादुर छेत्री जी की बात करेंगे साथियों, तो राम बहादुर छेत्री जी की बात करेंगे, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है और इन्हें क्या बोला जाता है, चाइना बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी चाइना बॉल ऑफ इंडिया की किसे बोला जाता है, राम बहादुर छेत्री को बोला जाता है। यानी अभिनव बिंद्रा, राम बहादुर छेत्री और हर्षवर्धन बहुगुणा, इन तीनों का संबंध देहरादून से है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे बता रखा है कि एवरेस्ट अभियान है, तो एवरेस्ट अभियान के बारे में सबसे पहले आपको कुछ मालूम होना चाहिए। जैसे एवरेस्ट की जो हाइट है वो सबको मालूम है। इसके अलावा हम हाइट के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि राज्य का जो प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, तो वो कौन थे। उनका नाम था हरीश चंद्र सिंह रावत। यहाँ पे लिख देता मैं दोस्तों, हरीश चंद्र सिंह रावत। हरीश चंद्र सिंह रावत की बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने 1965 में एवरेस्ट फतेह किया था और ये राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। तो राज्य के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था ये थे हरीश चंद्र सिंह रावत। दोस्तों अगर और की बात करेंगे, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, जैसे आप सब जानते हैं लवराज सिंह धर्मशक्तु, लवराज सिंह धर्मशक्तु। दोस्तों ये इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट नाम इसलिए है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो लवराज सिंह धर्मशक्ति हैं जो पिथौरागढ़ से संबंधित है, इन्होंने क्या किया था कि लगभग 7 बार एवरेस्ट फतेह किया है। यानी एवरेस्ट को 7 बार फतेह करने वाले जो राज्य के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे वो कौन थे, लवराज सिंह धर्मशक्तु। इसके अलावा एवरेस्ट से आप क्या नाम याद रखोगे, जैसे सबसे जो पहला बेसिक क्वेश्चन बनता है कि जैसे एवरेस्ट हो गया तो सर्वप्रथम एवरेस्ट को कब फतेह किया गया था। तो एवरेस्ट को आपने ध्यान रखना है कि 1954 में, आप सब जानते हैं कौन, तेंजिंग एंड नार्वे, तेंजिंग और नार्वे द्वारा 1954 में एवरेस्ट को सर्वप्रथम क्या किया गया था, फतेह किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर राज्य की महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था, तो आपने उनमें 4 नाम स्पेशल ध्यान रखने। आप सब जानते हैं पहला नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री बचेंद्री पाल की बात करेंगे, इन्होंने 1984 में
1984 में क्या किया था, एवरेस्ट फतेह किया था, इसलिए उन्हें 1985 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे सविता मार्तोलिया, सविता लिख देता मैं दोस्तों यहां पे, सविता मार्तेलिया, मार्तो लिया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सविता मार्तोलिया, बचेंद्री पाल, जो सविता मार्तोलिया है इन्होंने 1993 में एवरेस्ट फतेह किया था। ये कहां से संबंधित है, जो सविता मार्तोलिया है ये उत्तरकाशी से ही संबंधित है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम और ध्यान रखोगे सविता मार्तोलिया के अलावा, एक नाम है सुमन नोटियाल, सुमन नोटियाल। तो अगर सुमन नोटियाल जी की बात करेंगे तो इन्होंने भी 1993 में क्या किया था, एवरेस्ट फतेह किया था। तो दोस्तों आपको तीन महिलाएं याद होगी, बचेंद्री पाल, सविता मार्तोलिया और सुमन नोटियाल। इसके अलावा एक सब नाम जानते होंगे, आपने बहुत बार सुना होगा, तासी एंड नुंगसी, यानी दो बहनें थी तासी और नुंगसी, इन्होंने भी क्या किया, एवरेस्ट को क्या कहता है, फतेह किया था। और जो तासी और नुंगसी जो मूलतः जो हरियाणा से बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई। यानी बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर सबने देना है। यह है उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी में जो निम की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। ऑप्शन है 1961, 1963, 1965 और 1968। तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं, तो आप इसे सोल्व करोगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा आप सब जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा 1965। क्या होगा, 1965। 1965 कब, 14 नवंबर 1965। 14 नवंबर 1965 को क्या हुआ था, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यहां पे लिख देता दोस्तों मैं, यहां पे इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर 1965। तो दोस्तों 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम की स्थापना कहां पे हुई थी, उत्तरकाशी में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना तो यह होगी, लेकिन एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, यानी हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। ये भी हाल ही में जो 2021 में जो पेपर हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, वहां पे भी क्वेश्चन आया था कि हिमालयन माउंटेनिंग जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, जो अगर बात करेंगे हम हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की बात करेंगे, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, पर्वतारोहण संस्थान। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो दार्जिलिंग में की गई थी, दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में की गई थी। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1954। आप ध्यान रखना, मंथ भी ध्यान रख देना, वैसे 4 तारीख है, 4 नवंबर 1954, 1954। तो आपको यहां से ध्यान रखना दोस्तों, नवंबर यानी 4 नवंबर 1954 को हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। 4 नवंबर 1954 हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, कभी इंग्लिश में आए तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी, नवंबर 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहां से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से आप यहां पे ये ध्यान रख सकते हो। आगे बात करेंगे साथियों, अगर आप कुछ ध्यान रखना चाहते, जैसे यहाँ पे है जैसे उत्तरकाशी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो ये तो सिंपल हो गया। दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, जैसे आप सब जानते हैं कि राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो सब जानते हैं, नंदा देवी है। क्या है, नंदा देवी है वो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अब नंदा देवी से आप सबसे पहले इसकी हाइट ध्यान रखोगे, 7.817 मीटर क्या है इसकी हाइट है। ये सब पूछ लिया, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन अब यहां से जो पूछा जाएगा कि नंदा देवी जो पर्वत है इसे सर्वप्रथम आरोहण किसने किया था, यानी इस पर सबसे पहले कौन चढ़े थे। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1936 में, 1936 में ओडल व टिलमैन, ओडल यहां पे लिख देता मैं, ओडल व टिलमैन। तो दोस्तों ओडल व टिलमैन ने सर्वप्रथम नंदा देवी पर आरोहण किया था वर्ष 1936 में। अब ये तो ओडल व टिलमैन ने तो यहां पे किया था, लेकिन कभी क्या पूछे कि भारत से मतलब उत्तराखंड से करने वाले कौन थे, तो नरेंद्र नाम ध्यान रखना, नरेंद्र सिंह ध्यान रखना आपने, यहाँ पे नरेंद्र बिष्ट नाम है शायद, मैं हाँ नरेंद्र बिष्ट नाम है। आपने ध्यान रखना है कि अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड से ये कवर करने वाले जो नाम थे उनका नाम था नरेंद्र कुमार। हाँ नरेंद्र कुमार, यहां पे लिख देता मैं दोस्तों, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार द्वारा
वर्ष 1964 में, वर्ष 1964 में नंदा देवी पर आरोहण किया गया था। सबसे पहले आरोहण किसने किया? ओडल व टिलमैन ने किया। अगर हम राज्य से प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो वो किसने किया था? नरेंद्र कुमार ने किया था। तो नरेंद्र कुमार ने 1964 में नंदा देवी पर क्या किया था? आरोहण किया था। दोस्तों यहां तक तो नॉर्मल हो गया, यानी यहां से दो क्वेश्चन जो बन सकते थे। इसके अलावा यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आप सब जानते हैं कि हर्षवंती बिष्ट, हर्षवंती जो बिष्ट हैं जी हैं, उन्होंने भी क्या किया था? नंदा देवी को आरोहण किया था। तो पूछा जाएगा कि हर्षवंती देवी जो बिष्ट हैं, उन्होंने नंदा देवी का आरोहण कब किया था, यानी कब नंदा देवी पर चढ़े थे? तो ये ध्यान रखना है 1981, 1981 में हर्षवंती बिष्ट, हर्षवंती बिष्ट। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपने, 1981 में हर्षवंती बिष्ट द्वारा नंदा देवी पर आरोहण किया गया था। तो आपने यहां से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख दिए। 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की बात करेंगे तो ये कहां पर है? दार्जिलिंग में है। और 4 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे, जो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, 78117 जो मीटर जिसकी हाइट है, इस पर सर्वप्रथम जो आरोहण किया था, इस पर सर्वप्रथम जो चढ़े थे वो कौन थे? ओडल और टिलमैन। कब? 1936 में। अगर हम राज्य की बात करेंगे तो 1964 में नरेंद्र कुमार जी चढ़े थे। अगर हम बात करेंगे हर्षवंती बिष्ट जी की बात करेंगे, इन्होंने कब आरोहण किया था? तो 1981 में इन्होंने क्या किया था? नंदा देवी पर आरोहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग यानी ओली परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ओली परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है जैसे जुलाई 1981, जुलाई 1982, जुलाई 1983, जुलाई 1984। आप इसका आंसर सोचे दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जुलाई। तो श्योर है दोस्तों, अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जुलाई तो होगा ही, यानी जो ओली का जो शीतकालीन हिमक्रीड़ा की जो शुभारंभ किया गया था वो जुलाई के मंथ में किया गया था। लेकिन आपको ईयर ध्यान रखना है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1983। तो जुलाई 1983 को जो ओली हिमक्रीड़ा स्थल है, जिसे रज्जू मार्ग कहेंगे, उसकी शुरुआत की गई थी, यानी जुलाई 1983। और ये कंप्लीट कब हुआ? तो कंप्लीट कब हुआ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्लीट ध्यान रखना है, ये हुआ था अक्टूबर मंथ में 1993 में। अक्टूबर मंथ 1993 में इसका कंप्लीट हुआ था। तो दोस्तों जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी ने इसका शुभारंभ किया था और अक्टूबर 1983 में इसका उद्घाटन भी हो गया था, यानी इसने आप काम करना शुरू कर दिया था, यानी यहाँ पे आप क्या होने लगे? खेल होने लगे थे। और इंपॉर्टेंट बात करेंगे दोस्तों, ओली से बात करेंगे। जो ओली में जो रज्जू मार्ग है, कभी ये पूछे कि रज्जू मार्ग की लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है जो रज्जू मार्ग की लंबाई है वो है 4.15 किलोमीटर, यानी इस रज्जू मार्ग की जो लंबाई है वो है 4.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा दोस्तों आप ओली से ध्यान रख सकते हो, जैसे ओली की बात कहां पे है? ये जोशीमठ चमोली के आसपास है। अब यहां से ओली की बात पढ़ेंगे कि ओली के पास कौन सा बुग्याल स्थित है। तो ओली के पास एक फेमस बुग्याल है, उस बुग्याल का नाम है गुरसो बुग्याल, गुरसो बुग्याल। तो दोस्तों आपने ये ध्यान रखना, गुरसो बुग्याल की बात करेंगे तो गुरसो बुग्याल कहां पे है? ये ओली में है। इसके अलावा यहीं पे आसपास क्या है? चिनाब झील भी है, ये है ना, चिनाब झील हो गया, गुरसो बुग्याल हो गया। 4.15 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अक्टूबर 1993 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रख सकते हो कि वर्ष 2004 में यहाँ पे क्या होते? सेब खेलों का आयोजन हुआ था। सेब खेलों का आयोजन कब हुआ था? उन सेब खेलों का 2004 में, वर्ष 2004 में, 2004 में यहाँ पे सेब खेलों का आयोजन पहली बार हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट अगर और फैक्ट याद रखना चाहते हो आप रख सकते हैं, जैसे 1987 में जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है, यहाँ पे उन्होंने स्कीइंग महोत्सव का शुभारंभ किया था, यानी महोत्सव मनाया था 1987 में। तो 1987 में गढ़वाल मंडल विकास निगम है जो, उन्होंने यहाँ पे क्या मनाया था? एक स्कीइंग महोत्सव मनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों, अरुण जगमोला का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है अरुण जगमोला, यानी अरुण जगमोला जी की बात करेंगे तो उनका जो संबंध है, ऑप्शन है जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और नौकायन। तो ध्यान रखना दोस्तों, अरुण जगमोला जी का जो संबंध है, उसका जो संबंध है, यानी जो अरुण जगमोला जी का संबंध है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? वॉलीबॉल।
तो ऑप्शन नंबर ए यानी वॉलीबॉल से अरुण जखमोला जी का संबंध है। दोस्तों बहुत क्या बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है अरुण जखमोला जी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जैसे क्रिकेट से तो आप सब जानते हैं, जैसे बास्केटबॉल की बात करेंगे, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, नौकायन हो गया। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो ये नौकायन है, यहाँ से आपको दो नाम ध्यान रखने हैं राज्य के। राज्य के दो खिलाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो नौकायन से हैं। इनका नाम है सुरेंद्र सिंह कंसानी, यहाँ पे लिख देता दोस्तों मैं, सुरेंद्र सिंह कनसानी, कनवासी, सॉरी, सुरेंद्र सिंह कनवासी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र सिंह कसवानी, इनका संबंध नौकायान से है। और एक दूसरे ही व्यक्ति है, उनका नाम सेम है, सुरेंद्र सिंह, बस पीछे क्या लगाना है, आपने वाल्दिया लगाना है, सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। तो आपको नौकायन से दो नाम ध्यान रखने हैं दोस्तों। जो सुरेंद्र सिंह वाल्दिया है, ये अभी हाल ही में चर्चा में भी रहे थे, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुरेंद्र सिंह कनवासी और सुरेंद्र सिंह वाल्दिया, ये क्या है, नौकायान से संबंधित है। बैडमिंटन से एक बहुत फेमस खिलाड़ी हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं। जैसे राज्य की बात करेंगे, जैसे क्या है, लक्ष्य सेन। अगर हम लक्ष्य सेन की बात करेंगे तो लक्ष्य सेन का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। इसके अलावा बैडमिंटन से एक फेमस खिलाड़ी है, मोस्ट फेमस खिलाड़ी, जिन्हें क्या बोला जाता है, बैडमिंटन क्वीन बोला जाता है। उनका नाम क्या है, मधुमिता बिष्ट। यहाँ पे लिख देता दोस्तों, मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बिष्ट की बात करेंगे दोस्तों, इनका संबंध भी किससे है, बैडमिंटन से है। और 1982 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 1982 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो आप खिलाड़ियों से इतने नाम ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। जैसे अरुण जखमोला जी वॉलीबॉल से थे, नौकायन से आपने दो नाम ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, सुरेंद्र सिंह कनवासी और सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। ये दोनों क्या बोलते हैं, नौकायतन से क्या है, मोस्ट फेमस नाम है। लक्ष्य सेन तो आप सब जानते हैं। अगर लक्ष्य सेन का भी पूछा जाए कि लक्ष्य सेन कहां से संबंधित है, तो ये अल्मोड़ा से संबंध है। हाल ही में जो अल्मोड़ा की जो कोसी नदी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें नियुक्त किया गया है। और मधुमिता बिष्ट तो सब जानते हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। वर्ष 1982 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 2006 में इन्हें क्या दिया गया था, पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, यहाँ पे है, निम्न किस खिलाड़ी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट नाम है, किस खिलाड़ी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पे सोल्व करोगे, जैसे यहाँ पे है, आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, त्रिलोक सिंह बसीड़ा, रमेश सिंह रावत, पुष्कर सिंह भंडारी, प्रताप सिंह पटवाल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, वैसे तो आप सबको मालूम होगा, ये सरल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो आयरन बॉल ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, वो कहा जाता है त्रिलोक सिंह बसीड़ा जी को। ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिलोक सिंह बसीड़ा जी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों अब जो आयरन बॉल ऑफ इंडिया जो कहा जाता है त्रिलोक सिंह बसीड़ा जी को, इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, फुटबॉल से है। तो फुटबॉल से किनका संबंध है, आयरन बसेड़ा, क्या बोलते हैं, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी के, जिन्हें आयरन बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा आप फुटबॉल से दो अगर कुछ और नाम याद रखना चाहते हो, कैसे रखोगे, जैसे एक हो गया, अभी जैसे सबसे पहले नाम ध्यान दिखा था मैंने कि राम बहादुर छेत्री, राम बहादुर छेत्री। दोस्तों राम बहादुर छेत्री की बात करेंगे, जिन्हें चाइना बॉल भी कहा जाता है, इनका संबंध भी क्या है, फुटबॉल से है। और राम बहादुर छेत्री जैसे शुरुआत में बताया था कि इनका संबंध कहां से, देहरादून से है ना। तो आपको यहां से ध्यान रखोगे दोस्तों। इसके अलावा की बात करेंगे दोस्तों कि जैसे पुष्कर सिंह भंडारी जी, इनका ये भी क्या है, फुटबॉल से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या रखना है, ध्यान रखने हैं। जैसे त्रिलोक सिंह बसेड़ा, पुष्कर सिंह भंडारी, प्रताप सिंह पटवाल, ये सारे खिलाड़ी किससे हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। और राम बहादुर छेत्री जी की बात करेंगे तो इन्हें चाइना बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को कहा जाता है। और इनका संबंध किससे, सबका फुटबॉल से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे दोस्तों। दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों वही क्वेश्चन है जो सबसे पहले बताया था कि दार्जिलिंग में जो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1954। ये 53 या 52 या 51, आप बताओगे। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1954। 1954 कब, आपको बताया था शुरू में, सबसे पहले बताया था, जो माउंटेनिंग यानी जो हिमालयन पर्वतारोहण जो संस्थान है, यानी हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी जो स्थापना की गई थी 1954 में की गई थी। अब आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है, एग्जैक्ट डेट क्या थी, 4 नवंबर।
4 नवंबर 1954। तो 4 नवंबर 1954 की बात करेंगे, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ये कहाँ है? ये दार्जिलिंग में है। अब आप सब जानते हैं निम के बारे में, तो आप सब जानते हैं 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आप यहां से इतने क्वेश्चन ध्यान रखोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पे जिस डेट को आपने याद किया है वो डेट तो यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन आपको ये डेट भी ध्यान रखनी है। देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना की गई थी। देखो उन दिसंबर तो सब में है, यानी दिसंबर इसका राइट आंसर तो होगा ही होगा, है ना। अब 1931, 1932, 1933, 1934, तो 1931 तो आप पहले हटा दो, 1934 भी हटा दो, 1933 भी हटा दो। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर 1932। दोस्तों अगर हम आईएमए की बात करेंगे, आईएमए की बात करेंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करेंगे, ये कहाँ है? इसका स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932, लेकिन इसका जो औपचारिक उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 10 दिसंबर 1932 को। तो आपको दोनों डेट ध्यान रखनी है, कभी क्वेश्चन पूछ दे अगर यहाँ पे ये डेट ना है तो आप 10 दिसंबर 1932 भी रखोगे। इसके अलावा अगर हम आईएमए की बात करेंगे साथियों, तो आईएमए की बात करेंगे, इसकी जो स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है सर फिलिप चेट वुडवर्ड। किसका जाता है? चेट वुडवर्ड, सर फिलिप चेट वुडवर्ड। तो आपने ध्यान रखना दोस्तों, आपने अभी हाल में क्वेश्चन सुना होगा जैसे आया था कि चैटवुड इमारत कहाँ स्थित है, तो चैटवुड इमारत कहाँ होगी? ये देहरादून में होगी। कहाँ होगी? आईएमए में होगी। यानी आईएमए के जो मुख्य इमारत है उसका नाम क्या होगा? चैटवुड वर्ड पे रखा गया है, यानी उनके नाम पे रखा गया है। दोस्तों अगर जो चैटवुड बर्ड जो इमारत है, जो आईएमए की प्रमुख इमारत है, कभी पूछा जाए कि इसका डिजाइन किसने किया, है ना, तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि इसका डिजाइन किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है, एक नाम है आर.टी. रसेल। यहां पे लिख देता मैं, आर.टी. रसेल। आप रसेल से ध्यान रख सकते हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी के नाम से, कि आर.टी. रसेल ने इस चैटवुड बर्ड की जो इमारत है, इसकी मुख्य इमारत है, इसका डिजाइन किया था। जो लुटियंस थे, जो फेमस डिजाइनर थे जो संसद भवन के, उनकी देखरेख में आर.टी. रसेल ने चैटवुड बर्ड की जो इमारत है, उस मुख्य भवन है, उसका क्या किया था? डिजाइन दिया था। अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अभी तक नहीं बना, आगे बन सकता है, कि जो आईएमए है इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य आपने ध्यान रखना है, वो है वीरता और बुद्धि। क्या है? वीरता और बुद्धि। वीरता और बुद्धि। तो आपने दोस्तों ध्यान रखना है, वीरता और बुद्धि की बात करेंगे, आईएमए का जो आदर्श वाक्य है वो यही है। अब यहां से एक क्वेश्चन और रखोगे आप याद, यहाँ पे क्या हुआ था कि 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एक वार मेमोरियल बनाया गया था 1999 में। इसके अलावा 1982 में यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया था, और उस ऑडिटोरियम का नाम था खेतरपाल ऑडिटोरियम। तो खेतरपाल ऑडिटोरियम 1982 में बनाया गया था, यही आईएमए में है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखोगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप सर मानेक शॉ के बारे में जानते होंगे, भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल थे वो भी यहीं से पास आउट हुए थे, यानी जो इसका फर्स्ट बेस था वो यहीं से पास आउट हुए थे। तो फील्ड मार्शल कौन थे? मानेक शॉ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों यहाँ पे इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, रुड़की छावनी की स्थापना कब हुई। अब दोस्तों छावनी की बात करेंगे, अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं कि छावनियों की स्थापना कब की गई थी। तो आपको सारी छावनी का नाम एक्यूरेट याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब कब हुई। तो आप दोस्तों याद करोगे, जैसे यहाँ पे है कि रुड़की छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1952, 1953, 1954। तो साथियों आपको याद रखना है, जो रुड़की छावनी की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1900, बताओ जरा, 1953, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप छावनी से याद रखोगे दोस्तों, सबसे छावनी की बात करेंगे, सबसे पहले छावनी की बात करेंगे, देहरादून छावनी की स्थापना हुई थी। देहरादून छावनी की स्थापना कब हुई थी? आपको ध्यान रखना है, देहरादून छावनी की बात करेंगे तो ये हुई थी नवंबर। आप सब जानते हैं कि जब अंग्रेजों और क्या बोलते हैं गोरखों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जब देहरादून में आए थे तो नवंबर के महीने में क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे छावनी की स्थापना की थी। तो नवंबर 1815, सॉरी 1814, यहाँ पे लिख देता मैं, नवंबर 1814। तो नवंबर 1814 में क्या बोल रहे हैं, देहरादून छावनी की स्थापना हुई। देखो अब जब देहरादून गए तो उसके बाद वहां अल्मोड़ा में भी गए। तो अगर अल्मोड़ा की बात करेंगे,
अल्मोड़ा की बात करेंगे तो अल्मोड़ा की हुई थी अप्रैल में अगले साल, यानी अप्रैल 1815 में। तो अप्रैल 1815 में किसकी स्थापना हुई? जो अल्मोड़ा छावनी की स्थापना हुई। इसके अलावा देखो देहरादून अल्मोड़ा हो गया। अब देहरादून अल्मोड़ा के बाद आप जाओगे लंडोर और नैनीताल। लंडोर यानी यहाँ पे हरिद्वार के पास में, तो लंडोर छावनी की बात करेंगे। अगर हम बात कर, यहाँ पे लिखते हैं मैं, लंडोर छावनी की बात करेंगे तो कब है? 1836 में। उसके बाद नैनीताल छावनी की स्थापना हुई। नैनीताल की सब जानते हैं। नैनीताल छावनी की बात करेंगे तो नैनीताल छावनी की स्थापना 1841, ये तो इंपोर्टेंट है, सब इसे कर सकते हैं। 1841 में नैनीताल छावनी की स्थापना हुई। अब आपको यहां से देखो चार तो आपको याद हो गए। देहरादून की कब हुई थी? नवंबर 1814 में। अल्मोड़ा की कब हुई थी? अप्रैल 1815 में। लंडोर छावनी कब हुई थी? 1836 में। नैनीताल की कब हुई थी? 1841 में। अब यहां से आप रुड़की में चले जाओ। देखो यहाँ पे यानी चार तो ये हो गए, पांचवी जो छावनी होगी कौन होगी? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1853 में। तो 1853 में रुड़की छावनी की स्थापना होगी। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे, एक चक्राता छावनी की बात करोगे। चक्राता छावनी, चक्राता छावनी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1866 में। 1866 में हुई थी और 1866 से 69 में कंप्लीट बनी थी। यानी चक्राता जो छावनी है 1866 से 1869 तक इसका कंप्लीट हुआ था। उसके बाद रानीखेत छावनी की बात करेंगे। रानीखेत छावनी की बात करेंगे तो अगर रानीखेत छावनी की बात करेंगे तो ये हुआ था 1871 में। 1871 में। तो यानी आपको कुछ ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले देहरादून हो गया नवंबर 1814। अल्मोड़ा की बात करेंगे अप्रैल 1815। लंडोर की छावनी की बात करेंगे 1836 हो गया। नैनीताल 1841। उसके बाद रुड़की की हुई थी 1853। चक्राता की 1866, 66 और 69 के बीच में कंप्लीट हुआ था। रानीखेत की बात करेंगे 1871। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम दोस्तों आप रखोगे, लेंसडाउन छावनी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेंसडाउन छावनी। तो लेंसडाउन छावनी की बात करेंगे वो आप ध्यान रखोगे 4 नवंबर 1887। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 नवंबर 1887 को। तो 4 नवंबर 1887 को क्या होता है? लेंसडाउन छावनी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आपको ये छावनी सारी याद होनी चाहिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड के श्रीनगर शहर उत्तराखंड के श्रीनगर शहर व हवाई अड्डे को बचाने के लिए, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड के श्रीनगर शहर, यानी उत्तराखंड के नहीं श्रीनगर शहर में हवाई अड्डे को बचाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यानी श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, वहां पे उन्होंने क्या किया था? महत्वपूर्ण कार्य किए थे, शहर को महत्वपूर्ण वो किया था, इन्होंने अपना अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। ये भारतीय सेना के एक महान सेनानी थे। तो ये बताना है कि 1947 में किनकी डेथ हो गई थी, जिनके कारण उन्हें बाद में क्या दिया गया? परमवीर चक्र दिया गया। और ये परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके पास ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा, गब्बर सिंह नेगी, माधो सिंह भंडारी और मेजर शैतान सिंह। तो दोस्तों आपको नाम ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजर सोमनाथ शर्मा जी होंगे। दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा जी से आपको अगर ध्यान रखना है तो ध्यान रखना है कि 31 जनवरी 1923 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 31 जनवरी 1923 को इनका जन्म हुआ था। ये 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे, 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। कभी क्या होता है कि रेजिमेंट पूछ लेते हैं कि किस रेजिमेंट से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है 4 कुमाऊं रेजिमेंट से ये संबंधित है। अब इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 1947 में ये क्या हुए थे कि जो श्रीनगर का यानी बाड़गाम शहर था, वहां पे क्या हुआ था? इन्होंने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था और वहां पे ये शहीद भी हो गए थे। तो जब शहीद हुए थे तो उनके बाद उन्हें क्या दिया गया? 1947 में क्या दिया गया? पहला क्या बोलते हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा है। 31 जनवरी 1923, यहाँ पे लिखा ठीक से, हाँ 1923 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। अब एक इंपॉर्टेंट दोस्तों आप फैक्ट याद रखोगे कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो वर्ष 2003 में, 2003 में इनमें डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो वर्ष 2003 में मेजर सोमनाथ शर्मा जी पर क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। इसका राइट आंसर तो हो गया। अब इसके आगे के जो नीचे के ऑप्शन है उन्हें भी देखेंगे दोस्तों। जैसे ऑप्शन नंबर बी है गब्बर सिंह नेगी। तो गब्बर सिंह नेगी तो बहुत फेमस नाम है साथियों। तो गब्बर सिंह नेगी जी की बात करेंगे साथियों, तो 1895 में इनका जन्म हुआ था।
1895 में गब्बर सिंह जी का जन्म हुआ था। यहां पे मैं थोड़ा वो कर देता हूं, इसके भीतर लिखूंगा। तो 1895 में, यानी अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे 21 अप्रैल 1895 में इनका जन्म हुआ था और मजूड़गांव टिहरी में हुआ था। मजूड़गांव टिहरी में हुआ था। साथियों, अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, पूछा जाएगा कि ये कौन सी रेजिमेंट से थे, तो आपको ध्यान रखना है 2/39 रेजिमेंट। अक्सर क्या होता है कि जो जो योद्धा होते हैं, यानी परमवीर चक्र जैसे ये शौर्य वाले होते हैं, इनके क्या होते हैं कि इनका वो पूछ लेते हैं कि ये कौन सी रेजिमेंट से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है 2/29 क्या थे, ये इनका रेजिमेंट था। और ये नेव चेपल जो युद्ध था, यानी जर्मनी में युद्ध हुआ था, वहां पे क्या हुए थे, शहीद हुए थे। और 1915 में मरणोपरांत इन्हें क्या दिया गया था, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो राज्य के दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें क्या दिया गया, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। पहले व्यक्ति कौन थे, दरबान सिंह नेगी थे, उन्हें 1814 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। और दूसरे व्यक्ति थे गब्बर सिंह नेगी, जिन्हें 1815 में क्या दिया गया था, विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट आएगा 1971, 1971 में जो चंबा है, क्योंकि इनका जन्म भी चंबा टिहरी में हुआ था। चंबा टिहरी के कौन सा गांव था, मजूड़ गांव था, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो 1971 में चंबा में इनका एक स्मारक भी स्थापित किया गया। तो इनका स्मारक कब स्थापित किया गया, 1971 में। कब किया गया, कहाँ किया गया, चंबा में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है गब्बर सिंह नेगी से 2/39 जो इनके रेजिमेंट का नाम था, है ना। और क्या क्या बोलते हैं, ये हो गया, जैसे ये हो गया। अब बात करेंगे जैसे हो यहाँ पे 2/39 इनकी गढ़वाल राइफल हो गया। न्यू चैपेल युद्ध में क्या हुए थे, ये शहीद हुए थे, जर्मनी में शहीद हुए थे। 1915 में क्या दिया गया था, इन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, 1895 में इनका जन्म हुआ था। अब बात करेंगे दोस्तों, जैसे माधो सिंह भंडारी जी की बात करेंगे, तो माधो सिंह भंडारी जी के बारे में सब जानते हैं, मलेथा से संबंधित हैं, मलेथा की कुल उन्होंने बनवाई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माधो सिंह भंडारी जी थे, वो किस, जो राजा थे, गढ़वा राजा थे, उनके वो थे, क्या थे, सेनापति थे। तो आपको ध्यान रखना है जो माधो सिंह भंडारी जी थे, वो किसके सेनापति थे, वो महिपति शाह के सेनापति थे। तो महिपति शाह के जो सेनापति थे वो कौन थे, माधो सिंह भंडारी जी थे। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे, सोन बाण कालो भंडारी जी, इनके पिताजी का नाम था। और इन पर एक फिल्म बनी थी, क्या फिल्म का नाम था, मथुरा की कूल। मथुरा की कूल नामक जो फिल्म बनी थी माधो सिंह भंडारी जी पर ही बनी थी। और ये जो फिल्म इसको डायरेक्ट किया था वो किया था बलराज नेगी ने। तो बलराज नेगी जी द्वारा माधो की कूल फिल्म का डायरेक्ट किया गया था, जो किससे संबंधित थी, माधव भंडारी से संबंधित थी। माधव भंडारी की बात करेंगे, मलेथा से संबंधित है, यानी टिहरी में है, अलकनंदा नदी के तट पर हो गया, है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और सोन बाण कालो भंडारी जी इनके पिताजी का नाम था। दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे, यानी आप यहां से इतना ही ध्यान रखोगे, मेजर सोमनाथ शर्मा, गब्बर सिंह नेगी, माधो सिंह भंडारी। आगे बात करेंगे साथियों, यह है क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं रेजिमेंट है, तो कुमाऊं रेजिमेंट पे जो डाक टिकट जारी किया गया था, कब किया गया था। तो आपको दो तिथि ध्यान रखनी है। जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 1980, 1983, 1985 और 1988। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके अलावा कुछ आप डाक टिकट ध्यान रख सकते हो कि किस पे कब डाक टिकट जारी किए गए थे। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, जैसे हमारे होंगे, जैसे मोनाल, बुरांस और ब्रह्म कमल, इन तीनों पर आपने डाक टिकट देखना है कि कब कब जारी किए गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोनाल लिख देता मैं, जैसे यहाँ पे मोनाल। दूसरी बात करेंगे जैसे यहाँ पे बुरांस और ब्रह्म कमल की बात करेंगे। तो दोस्तों आपको तीनों की तिथि ध्यान रखना है कि मोनाल पे कब डाक टिकट जारी किया गया था, बुरांस पे कब किया गया था और ब्रह्म कमल पे कब गया था। तो मोनाल पर जो डाक टिकट जारी किया गया था ये 1975 में किया गया था। 1975 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। बुरांस पे 1977 में किया गया था, 75, 77। और ब्रह्म कमल के 1982। आप इसे ऐसा सीरीज याद रखोगे, 75, 77, 82, 75, 77, 82। यानी डाक टिकट कब कब जारी किया गया, 75, 77, 82, मोनाल, बुरांस और ब्रह्म कमल। आपको मैं सारे नहीं कराऊंगा, मैं केवल 5-6 ही करवाऊंगा जिसे आप अभी याद करोगे। 1975, 77 और 82, मोनाल, बुरांस और ब्रह्म कमल। एक बार दोबारा रिवाइज करो, 75, 77 और 82, कौन कौन से, मोनाल को, बुरांस को और ब्रह्म कमल को। इसके अलावा मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट कराऊंगा, जैसे आप करोगे नंदा देवी की बात करेंगे दोस्तों।
यहाँ पे मैं लिख देता हूं मैं, नंदा देवी जो पर्वतमाला है, यानी नंदा देवी शिखर की बात करेंगे, नंदा देवी, अगर नंदा देवी पर डाक टिकट की जारी की बात करेंगे तो ये हुआ था 2013 में। तो 2013 में नंदा देवी पर डाक टिकट जारी हुआ था। अच्छा, एक हो गया सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करेंगे, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करेंगे, ये 2015 में हुआ था। और इसके अलावा आप करोगे गढ़वाल राइफल और कुमाऊं राइफल, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं राइफल। दोस्तों ध्यान रखना कि, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया, हाँ ये था। दोस्तों दोबारा करते हैं यहां से, यह जैसे मोनाल की बात करेंगे 1975 में था, बुरांस की बात करेंगे 1977 में था, ब्रह्म कमल की बात करेंगे 1982 में था। अब हम बात करेंगे कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे, अभी कर रहे थे हम, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने नंदा देवी पे बात की थी, नंदा देवी जी, जो नंदा देवी जो पर्वत थे, इस पर जो डाक टिकट जारी किया गया था, ये किया गया था 2013 में। उसके बाद अगर सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करेंगे, सुमित्रा नंदन जी पंत की बात करेंगे, तो ये 2015 में, तो 2015 में सुमित्रा नंदन पंत जी पे किया था। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा गढ़वाल राइफल की बात करेंगे, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं राइफल, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं राइफल की बात करेंगे, तो गढ़वाल राइफल पर जो डाक टिकट जारी किया गया था, ये 2016 में किया गया था, और कुमाऊं राइफल पर जो डाक टिकट जारी किया गया था, ये 2017 में किया गया था। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखने हैं, याद करने हैं, सारे डाक टिकट अभी एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे। इसके अलावा लेटेस्ट कर सकते हैं हाँ याद, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप करोगे एचएनबी की बात करेंगे, जो हेमंती नंदन बहुगुणा जी हैं, एचएनबी जी हैं, यानी हेमंती नंदन बहुगुणा जी पे, इन्हें वर्ष 2018 में, यानी 2018 में इन पे डाक टिकट जारी किया गया था, और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो आपको सिर्फ इतने याद करने हैं। सबसे पहले मोनाल की बात करेंगे 1975, बुरास की बात करेंगे 1977, ब्रह्म कमल की बात करेंगे 1982। तो तीन तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। आगे बात करेंगे नंदा देवी 2013 में, सुमित्रा नंदन पंत की बात करेंगे 2015 में, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं राइफल 2016 और 2017। और एक लास्ट और याद कर लो आप यहाँ पे, एचएनबी जो हेमंती नंदन बहुगुणा जी हैं, इन पे वर्ष 2018 में डाक टिकट जारी किया गया था, और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों ये टोटल 10 क्वेश्चन थे। अब आपने यहाँ पे बताना है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कि आपके इन 10 क्वेश्चनों में से कितने नंबर आ रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके इन 10 क्वेश्चनों में से 7+ से ऊपर आते हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफी अच्छी है। अगर आपके 7 से थोड़ा नीचे हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये क्वेश्चन थे, ये इजी टू मॉडरेट है, यानी टफ लेवल के नहीं थे। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, और तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में क्या कर सकते हैं, इसे सेंड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।